हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि हम महात्मा गांधी जी के संबंध में एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज़ में हम आप लोगों को महात्मा गांधी जी के जन्म से लेकर और मृत्यु तक के पूरे जीवन चक्र को छोटी छोटी वीडियो में, छोटे छोटे अंशों में विभाजित करेंगे। महात्मा गांधी जी ने अपने जन्म से लेकर और मृत्यु तक कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से सत्याग्रह किए, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन किए, कहाँ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, विदेश कब गए, विदेशों में जाकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, भारत कब आए, भारत आने के बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलनों में हिस्सा लिया, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी ने कितना योगदान दिया, इन सब बातों को हम छोटी छोटी वीडियो में, छोटी छोटी सीरीज़ में विभाजित करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो या ये सीरीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। कक्षा 12 के छात्र जो इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें आधुनिक भारत के नाम से किताब आती है, उस किताब में राष्ट्रीय आंदोलन के भी नाम से 2 या 3 चैप्टर होते हैं, जिसमें गांधी जी के विषय में बहुत सारी बातों को बताया जाता है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास से आप सब लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम लोग गांधी जी के जन्म और शिक्षा से संबंधित कुछ बातों को आप लोगों से शेयर करेंगे। गांधी जी के जन्म के विषय में बताने से पहले मैं उनके माता पिता के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन महात्मा गांधी जी के पिता राजकोट के मंत्री थे। राजकोट एक स्थान है, वहाँ के मंत्री थे, दीवान थे, वहाँ के हेड थे। किंतु उन्हें धन जोड़ने का लोभ नहीं था, इसलिए इतने ऊंचे ओहदे पर होकर भी वे अमीर नहीं थे। आपकी माताजी बहुत बड़ी साध्वी थी। साध्वी मतलब अधिकांश पूजा पाठ में ध्यान देती थी, पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। उपवास की महिमा का ज्ञान गांधी जी को अपनी माताजी से ही मिला कि उपवास करने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कब करना चाहिए उपवास। इस धर्मपरायण माता पिता के घर, धर्मपरायण मतलब पिता ईमानदार, माताजी साध्वी, इस प्रकार के माता पिता के घर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक जगह पर गांधी जी का जन्म हुआ था। बचपन पोरबंदर में ही गुजरा। गांधी जी बचपन में बहुत संकोची स्वभाव के थे। संकोची का मतलब है कि खुद में ही रहते थे, किसी से बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। स्कूल की बात करें तो घंटी बजते ही स्कूल पहुंच जाते और स्कूल बंद होते ही सीधे अपने घर आ जाते। उन्हें किसी से मिलने में डर लगता था। उसका कारण यह था कि कहीं कोई उनका मजाक ना बनाए। गांधी जी बचपन से ही, अपने बचपन से ही अगर गांधी जी के बारे में बात की जाए तो गांधी जी बचपन से ही सत्यनिष्ठ थे। महात्मा गांधी के संस्कारों ने, महात्मा गांधी के जो संस्कार थे वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए थे? उनके माता पिता से प्राप्त हुए थे। तो माता पिता के संस्कारों ने उन्हें पहले से ही धर्मात्मा बना दिया था। धर्मात्मा मतलब धर्म की बातों पर चलने वाले, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा धर्म की ही बात करता है। सच्चाई के प्रति यह प्रेम जो बचपन से आपकी नस नस में समा गया था, जो आजीवन आपका साथी रहा। बचपन की शिक्षाओं का प्रभाव स्थायी होता है। ऐसा माना जाता है कि बचपन में जो बात बच्चे सुनते हैं, जो चीज़ें बच्चे देखते हैं, वो बातें स्थायी हो जाती हैं। जिन दिनों आप हाई स्कूल में पढ़ते थे, शहर में एक नाटक कंपनी आई। नाटक कंपनी जो नाटक का प्रस्तुत करती हैं, स्टेज का परफॉर्मेंस देती हैं। और यह नाटक किससे संबंधित था? यह नाटक राजा हरिश्चंद्र जी से संबंधित था। नाटक देखने के बाद गांधी जी को अपने सपने में भी राजा हरिश्चंद्र ही दिखाई देने लगे। जीवन में आप सत्य की बदौलत विजय पाते रहे। सत्य, हमेशा सत्य बोलना,
गांधी जी हरिश्चंद्र की दृढ़ता मतलब अपने मन से दृढ़ थे, जो एक बार बोल दिया वही करना है। मतलब हरिश्चंद्र की जो दृढ़ता थी, गांधी जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हरिश्चंद्र की विजय ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि सत्य ही विजय अटल है। अगर कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी विजय अटल है, उसकी विजय को कोई टाल नहीं सकता। गांधी जी ने कई बार इसी कहानी को अपने मन ही मन में दोहराया और अंत में उन्होंने भी निश्चय कर लिया, गांधी जी ने भी निश्चय कर लिया कि वह हमेशा सत्य का साथ देंगे, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ उन्हें पग पग मतलब हर बार उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन ऐसा हो ना सका। गांधी जी जब तक जीवित रहे सत्य का पालन करते रहे। उन्होंने सत्य को यहाँ तक अपनाया कि उनके पुजारी बन गए। उन्होंने सत्य के असली रूप को पहचाना कि सत्य वास्तव में क्या होता है। इसी सत्य की धुन के कारण और इसी सत्य की धुन के आधार पर उनके मन में विश्वास ज़्यादा बढ़ता गया, उनके मन में दृढ़ता ज़्यादा बढ़ती गई। गांधी जी ने जीवन भर इसी सत्य का उपदेश दिया। वे हमेशा कहते हैं, उनकी बातों में, उनकी बुक्स में, जहाँ भी आप देखेंगे वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि साधारण रूप में सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं होता। ऐसा नहीं माना जाता कि जो सच बोल रहा है वही सत्य है, परंतु सत्य का विशाल रूप जो है, जो बड़ा रूप है, जो विचार है, जो वाणी है, जो आचरण है, वो तीनों में फैला हुआ है। इसके लिए हमें हमेशा सच्चाई की बात सोचनी चाहिए, हमें सच्चाई की बातें बोलनी चाहिए, हमें सच्चाई की बातें करनी चाहिए। सत्य के न होने पर हमारे जीवन में रह ही क्या जाता है, ऐसा उनका मानना था। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ बातें मैं छोड़ दूं या कुछ बातें आपको ना बता सकूं तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा या मैं आशा करूंगा, मेरे द्वारा ये कोशिश रहेगी आपको कि गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब अगर गांधी जी के बाल स्वरूप की बात की जाए तो यहाँ बात करते हैं हम लोग कि इस सत्य प्रत्या ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे और चले भी, तो इस सत्य की धारणा ने आपको अनेक बार पाप के गर्त में गिरने से बचाया। कुसंगति में पढ़कर, कुसंगति मतलब जिसकी संगत ठीक ना हो, कुसंगति में पढ़कर आपने एक बार भाई का कर्जा चुकाने के लिए, इनके जो भाई थे उनके ऊपर कुछ कर्जा आ गया, कुछ परेशानी आ गई, तो अपने भाई का कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने 1 तोला सोना चुरा लिया था, जिसे इन्होंने बेचकर अपने भाई का कर्जा तो निपटा दिया, लेकिन इनकी अंतरात्मा पश्चाताप की आग में जलने लगी। सोचा कि पिताजी के सामने जाकर दोष, अपने अपराध को स्वीकार कर लूं, किंतु जुबान नहीं खुली। कैसे खोलें, अपने पिताजी के सामने जाकर कैसे बोलें कि उन्होंने चोरी की है। अंत में उन्होंने एक चिट्ठी, एक लेटर अपने पिताजी के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने अपने आप अपना अपराध स्वीकार किया। गांधी जी ने सारी की सारी बात उसमें साफ साफ लिख दी कि मैंने ये कार्य किया था अपने भाई का कर्जा चुकाने के लिए और अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। और साफ साफ लिखने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा भी की, उसमें लिखा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा। गांधी जी ने अपनी भूल को स्वीकार लिया। पत्र पढ़ते ही पिता की आंखें भर आई। गांधी जी भी खूब रोए। गांधी जी को डर था कि पिताजी उनका दोष जानकर, उनकी गलती को जानकर उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वे स्वभाव से ही उदार और सत्यप्रिय थे। कौन? उनके पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनके पिताजी स्वभाव से उदार और सत्यप्रिय तो थे, लेकिन गुस्से वाले भी थे, वो क्रोध जल्दी आ जाता था। फिर भी उन्होंने गांधी जी के द्वारा स्वयं दोष स्वीकार करने के बाद, जैसे लेटर लिख के अपने पिताजी को दिया, और ऐसा करने के बाद उनके पिताजी ने उन्हें हृदय मतलब मन से क्षमा कर दिया। तभी से गांधी जी ने यह शिक्षा ली कि प्रायश्चित मतलब किसी गलती का प्रायश्चित कर लेना सबसे बड़ा उपाय है। और कैसा उपाय? अपने शुद्ध मन से उस दोष को स्वीकार कर ले कोई भी व्यक्ति। पिताजी के आंसुओं में
गांधी जी की सभी कमज़ोरियाँ उसी तरह बह गई जिस तरह गंगा के निर्मल प्रवाह में, जैसे गंगा बहती है, ठंडा जल होता है, उसी प्रवाह में ज़मीन का कूड़ा करकट बह जाता है। 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी का हृदय निर्मल हो गया। उनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के सामने इस प्रकार का दोष स्वीकार कर लिया। इसका श्रेय उनके धर्मपरायण पिताजी को जाता है। और आपकी जो आत्मकथा है, आपने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जिसे, आपने अपनी आत्मकथा लिखते समय गांधी जी ने अपनी चोरी की बात को स्वीकार करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चोरी के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, अस्तेय। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चोरी की बात को स्वीकार करने के लिए, अपनी बात को स्वीकार करने के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया था। तो अस्तेय शब्द का प्रयोग किया था। चोरी को वो एक पाप कहते हैं। उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में क्या है, अपनी बात बताते हुए कहा है कि हम सब थोड़ी बहुत चोरी जाने अनजाने में सब करते हैं। दूसरों की चीज़ों को बिना आज्ञा या बिना परमिशन के लेना भी चोरी है। मनुष्य कभी कभी अपनी चीज़ों को भी चोरी करता है, अपनी चीज़ों को भी चोरी करता है। जैसे बच्चों को जताए बिना कोई बाप गुपचुप कोई चीज़ खा ले। आश्रम का भंडार हमारा अपना है। कोई भी आश्रम है, वहाँ कोई भंडार है, वो हमारा अपना है। पर उसमें से एक गुड़ की डली, आटा, कोई रोटी लेने वाला भी क्या है, चोर है। मतलब बिना पूछे लेने वाला चोर है। किसी की कलम लेकर लिखने वाला लड़का भी चोर है। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ी समझकर, कोई चीज़ पड़ी हुई है, रास्ते में पड़ी हुई है, उस चीज़ को समझकर अगर आपने अपना समझकर उठा लिया तो वो भी चोरी है। सड़क पर पड़ी चीज़ के आप स्वामी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की सरकार स्वामी है, उसमें भी चोरी है। इसलिए चोरी छोटी हो या बड़ी, उससे बचना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए उनके पिता माता के संबंध में, उनकी शिक्षा के संबंध में और उनके जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े, इस संबंध में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो गांधी जी से संबंधित जो हमारी सीरीज़ है, उस सीरीज़ से संबंधित ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर मेरे द्वारा बताई गई किन्हीं बातों का कोई गलत प्रभाव या मेरे द्वारा कोई गलत बात बोल दी गई हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। और गांधी जी से संबंधित अगर कोई और बात आप लोगों को जाननी समझनी है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो हमें कमेंट में जाकर पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूँ। अगली वीडियो के इंतज़ार तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।